Video of Commerce with Luck, and this is Luck. I am here to teach your favorite subject, which is accountancy. So भाई बहनों, मेरा जो पहला वीडियो था वो आपने बहुत पसंद किया, उसको बहुत सब्सक्राइब किया, बहुत लाइक करें, और यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसको बाद में और सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। और ये एक मेरे पार्ट ऑफ मोटिवेशन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस और अच्छे वीडियोस आपके लिए पहुँचा पाऊँ डेली। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। Receipt and payment account. Okay. This is our topic for today. But before starting our new topic, first of all I would like to revise all the things which are we studied previously. ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, रिमाइंड आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एनपीओस क्या होते हैं। एनपीओस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विद वर्क फॉर सोशल वेलफेयर एंड सर्विस मोटिव। उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले होता है सर्विस मोटिव होता है कि वो सिर्फ अपने सोशल वेलफेयर सर्विस मोटिव के लिए काम करेंगे, उनको पैसा कमाने का कोई उनका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य नहीं रहेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि उनके फॉर्म ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं रिसेप्शन पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। फिर हम थर्ड पढ़ा था कि उनके मेन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, जो भी गवर्नमेंट एड्स जो गवर्नमेंट देती है वो उनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सरप्लस जो होते हैं वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, rather than वो क्या करेंगे, अपने कैपिटल फॉर्मेट कर देंगे, क्योंकि उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पैसा कमाना नहीं है, तो वो उसको बांटेंगे नहीं अपने में। वो सिर्फ किस में होता था, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता था। और ये एनपीओ में क्या होगा, वो अपना पैसा कैपिटल फंड में जमा कर देंगे और उसको बांटेंगे नहीं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल। अब आज हम पढ़ने वाले हैं रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। व्हाट इज मीन बाय रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट? सो सी, इसका नेम आपको जैसा बता रहा है, रिसिप्ट मतलब जितने भी चीजें आती हैं, जितनी भी चीज इनकम होती है वो आती है रिसिप्ट में, और जितने भी अपने खर्चे करे, जितनी भी चीजें अपने जाएंगी वो होते हैं आपके पेमेंट। ठीक है, ये होते हैं आपके रिसिप्ट और ये है पेमेंट। तो ये जितनी भी चीजें आप एनपीओ तुम्हारा लिखे जाएंगी वो कहाँ लिखेंगे, वो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, अब आपने कैश बुक पढ़ा होगा ना 11th क्लास में। कैश बुक सोना सोना लग रहा है, सोना सोना लग रहा है। ओके, अगर सोना सोना लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको अभी भी रिकॉल है। पर अगर सोना सोना लग रहा है तो मैं बता देता हूँ कि कैश बुक पे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जैसे एनपीओ बनाती है रिसिप्ट पेमेंट को, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कैश बुक। मतलब उनकी जितने भी रिसिप्ट होती हैं, जितने भी इनकम्स आती हैं वो अपने डेबिट साइड में लिखते हैं, और जितने भी उनके पेमेंट्स होती है, जिनके उनके खर्चे हो जाते हैं, जैसे परचेज कर लिया तो उनका पैसा जा रहा है तो वो अपने क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर कैश बुक बनाएंगे एनपीओ, और कैश बुक बनाएंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट होगी एनपीओ। ठीक है, अब अपन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी अपने माइंड में कि आप अच्छे से बना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना पड़ेगा कि ऑल रिसिप्ट्स, और थोड़ी राहत से whether it is revenue or capital। ओके, यहाँ पे एक बार ओके, तो जितने भी रिसिप्ट्स हैं या फिर जितने भी पेमेंट्स हैं, आपको इससे कोई मैटर नहीं होना चाहिए कि वो कैपिटल नेचर के या रेवेन्यू नेचर के। रेवेन्यू नेचर क्या होता है, मैं आपको वापस इक्वल करवा दूं। रेवेन्यू नेचर की रिसिप्शन पेमेंट्स वो होती है जो डेली होने वाले खर्चे होते हैं या डेली होने वाले इनकम्स होती है, वो रोज होते हैं। ऑपरेटिंग बोलेंगे अपन, अगर 12th क्लास में पढ़ोगे तो वो होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम। तो जितने भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, सारी की सारी हम लिखेंगे यहाँ पे, एज ए कैश बुक में अपन करते थे वैसे यहाँ पर यहाँ करेंगे। जितने भी रिसिप्ट, जितने भी पेमेंट्स आएंगे वो सब अपन यहाँ लिख देंगे। इट इज नॉट मैटर एट द रेट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, सेकंड होता है टाइम। ठीक है, टाइम का मेरा मतलब क्या है, इधर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर। जितनी भी रिसिप्ट आती है या वो करंट ईयर की हो या फिर प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर की हो, वो सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। डेबिट साइड पे आंख बंद करके लिख देना, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि जितने भी रिसिप्ट होंगे। क्यों, क्योंकि आपको तो ये पता लगाना है ना कि कितना अपन ने करंट ईयर में रिसीव किया, तो वो तो आप इनकम एक्सपेंडिचर लगोगे। पर फिलहाल के लिए आप लिखोगे पूरी समराइज फॉर्म में लिखोगे कि हाँ भाई हमने इस साल का भी इतना रिसीव किया, या फिर पिछले साल का इतना किया, या नेक्स्ट ईयर का हमने इस साल में इतना रिसीव कर लिया। तो पूरा समराइज फॉर्म में आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख दोगे, और इसके एडजस्टमेंट हो गया आपके इनकम एक्सपेंडिचर में, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कुछ पढ़ते हैं उसके फीचर्स, क्योंकि फीचर कई बार आते थे एग्जाम में कि गिव एनी वन फीचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखे क्या, हमने सीक्वल या कैसे बनता है।
पर उसके कुछ फीचर्स होते हैं जो हिडन होते हैं, जो अपन को नहीं पता, ठीक है। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट पर्सनल, देन रियल, देन नॉमिनल। और उसमें रियल अकाउंट का रूल होता था डेबिट वर्थ कम्स इन एंड क्रेडिट वर्थ गोज आउट, मतलब जितनी भी चीजें आएंगी आपके पास, जितनी भी इनकम्स आएंगी वो सब डेबिट में आएंगी, और जितनी भी आपकी पेमेंट करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, वो क्रेडिट में जाएंगे। तो ये सेम रूल यहाँ पे होता है। और इसका याद करने का तरीका क्या है कि आर फॉर रियल रिसेप्शन डेबिट अकाउंट एंड आर फॉर रियल अकाउंट, ठीक है। तो ये छोटी सी हिंट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन सेकंड हमने पढ़ा यस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश बैंक। आप जब कैश बुक बनाते थे तो स्टार्टिंग में लिखते थे टू बैलेंस पीडी, वहां पर आप कैश की जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस वो लिखते थे। पर एनपीओ क्या करेगी, वो सारे बैलेंसेस को लिख देगी रिसेप्शन मेमो अकाउंट पे टू बैलेंस पीडी, कैश इन हैंड, कैश बैंक एंड आउटर कॉलम अमाउंट बाहर। तो ये ओपनिंग बैलेंस से होगा। और ठीक है, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्ड डेबिट से पता है कि यार रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, सारी चीजें आप लिखोगे। एंड पेमेंट साइड में ऐसे एज इट इज आ जाएगा। एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, आपके प्रीपेड हुआ, एक्रूड हुआ, अनअर्न्ड हुआ, तो जितनी भी चीजें होंगी वो वहां पर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस होती है। डेप्रिसिएशन सब क्या होता है? डेप्रिसिएशन इट इज अ वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स ड्यू टू यूसेज एंड पैसेज ऑफ टाइम। यूसेज के साथ साथ पैसेज के टाइम के साथ साथ जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, आप उसका एक्चुअल खर्च नहीं करते, वो बस ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है। तो इसका आपको कोई मतलब नहीं, इसलिए आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। पूछा अगर कोई तब बता देना कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, इसको आप रियल खर्च नहीं बोलते हो, इसलिए यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, बताइए पर्पस। अब रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को ये पर्पस नहीं होगा कि वो आपको पता है कि रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सरप्लस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। इसका मोटिव ये रहेगा कि आपको बस पता चल सके कि आपका एट एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना बैलेंस ऑफ कैश आया है, कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक जितना भी है वो कितना अमाउंट है, बस ये असर्टेन करने के लिए। और ये कौन पता लगाएगा कि ये रेवेन्यू ज्यादा है या फिर एक्सपेंडिचर हुआ? इनकम एक्सपेंडिचर बताएगा। पर फिलहाल रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को ये बताएगा कि आपका क्लोजिंग में कितना कैश इन हैंड और कितना क्लोजिंग में कैश इन हैंड बैंक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट रिवाइज किए, एकदम बर्डन मत लीजिए, छोटी छोटी चीजें रिवाइज करते जाइए ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, आप याद भी अच्छे से कर पाओ, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड लक, स्टडी वेल, बाय, टेक केयर।